gentlemen, you are doing a wonderful job. Friends, मुझे तो ये याद आ रहा है यहाँ पर देख के, कल भी आपके बीच में थे, इस कदर जोश इस दीवाने में है, कल जमानत कराई थी, आज फिर थाने में है. Thank you so much, District Governor Arun Mongia ji, for giving this opportunity to conclude 2 days wonderful conference. Friends, मैं सोच रहा था कि गॉर्डन और हैदर ने मुझे और प्राची को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के क्यों भेजा होगा यहाँ पे. तो चेतन जी, मैंने जब थोड़ा सा सर्च किया तो मैंने पाया कि गॉर्डन को भी 26 साल हो गए हैं रोटरी. मतलब जब गॉर्डन ने ज्वाइन की थी रोटरी, देन ही वाज 26 ईयर ओल्ड, एंड व्हेन आई ज्वाइन रोटरी आई वाज आल्सो 26 ईयर्स ओल्ड. उन्होंने 84 में की थी, मैंने 97 में की. हो सकता है शायद वहीं कुछ सिमिलैरिटी सी मुझे दिखाई दी. फ्रेंड्स, एक छोटी सी बात पहले में रोटरी की है, लेकिन थोड़ी सी अनप्लेजेंट है, तो थोड़ा सा उसे करते हैं. नॉर्मली हम इस तरह की बातें करते नहीं हैं खुले मंच से, लेकिन मुझे लगता है मुझे करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में ये बात बहुत हो रही है और गॉर्डन काफ़ी कंसर्न्ड हैं इसको लेके, आरआई प्रेसिडेंट. और उन्होंने शायद आपके यहाँ भी आए थे, कहा भी होगा कि जो इलेक्शंस हमारे यहाँ हो रहे हैं, उस इलेक्शन से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सिवाय उस इलेक्शन के दौरान या उसके बाद जो होता है उससे ज्यादा पीड़ा है. और बिलीव मी, जितना अच्छा कार्य हम रोटेरियंस मिलकर कर रहे हैं इंडिया में, वो कार्य हमारा धूमिल पड़ जा रहा है, वो कार्य हमारा छुप जा रहा है. इन इलेक्शंस की जो गलत बातें सामने आती हैं उससे. बहुत लोगों ने कहा इलेक्शन इज ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और इसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं है, और वाकई में डेमोक्रेटिक प्रोसेस से होना चाहिए, लेकिन एक गरिमा के साथ होना चाहिए. यह किसी आम पॉलिटिशियन का इलेक्शन नहीं है जिसमें आप कन्वेंसिंग कर सको, जिसमें आप जितना चाहे पैसा बहा सको, जिसमें आप कुछ भी कह सको, जिसमें आप कुछ भी कर सको. यह नहीं है. इसका एक प्रोटोकॉल है, इसका कुछ एक एथिकल सिस्टम है रोटरी द्वारा. तो मैं आपको अपनी कहानी से बताना चाहूंगा कि इलेक्शन के दौरान मेरा इलेक्शन कैसे हुआ था, और शायद मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं. तो मेरा जब इलेक्शन हुआ तो जो कैंडिडेट मेरे अगेंस्ट थे उनको खड़ा किया गया था. वो आना नहीं चाहते थे, उनको खड़ा किया गया था, और बड़े सीनियर रोटेरियन थे, बड़े सम्मानित रोटेरियन थे, वो खड़े हुए. तो जब हमारा इलेक्शन कैंपेन तो अलाउड होती नहीं है, लेकिन हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, हम क्लब्स में जाते हैं, रोटरी की बात करते हैं. तो उन्होंने मेरे खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा, और मैंने उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा. हमेशा रोटरी की बात की, फाउंडेशन की बात की, मेंबरशिप की बात की, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की चर्चा की, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं कहा. उनके भी कुछ सपोर्टर्स थे कॉलेज ऑफ गवर्नर्स में, मेरे भी सपोर्टर्स थे, और डिस्ट्रिक्ट में भी रोटेरियंस बटे हुए थे, कुछ उनको सपोर्ट करते थे, कुछ मुझे करते थे. हमने कभी एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं कहा. तो हमारे यहाँ नॉमिनेटिंग कमेटी थी, आपके यहाँ भी शायद रही होगी. उस नॉमिनेटिंग कमेटी से एक कैंडिडेट चुना जाएगा, और फिर उसके बाद दूसरा कैंडिडेट चैलेंज कर सकता है. यह सिस्टम होता है. तो नॉमिनेटिंग कमेटी हमारी अक्टूबर में होनी थी, और मुझे ध्यान है शायद 9 अक्टूबर के आसपास की डेट थी. उनका फोन आया मेरे पास 4 अक्टूबर को, और ये उनका पहला फोन आया. उन्होंने इससे पहले कभी मुझे फोन नहीं किया था, मैंने भी कभी उन्हें फोन नहीं किया था. उनका फोन आया मेरे पास कि पवन जी आपसे कुछ बात करनी है. मैंने कहा बताइए साहब. तो मेरे तो बड़े थे, वो काफी बड़े थे. मैंने कहा अंकल बताइए. तो बोले पवन जी मेरा एक सजेशन है, मेरा एक सुझाव है कि नॉमिनेटिंग कमेटी से जो भी कैंडिडेट हार जाए वो चैलेंज ना करे, वो इलेक्शन में ना जाए, और नॉमिनेटिंग कमेटी के निर्णय को मान लिया जाए. तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुझे आपका सुझाव बिल्कुल सही लग रहा है, आई एग्री विद दिस. तो वहां एक 10-15 सेकंड का पॉज आ गया. मुझे लगा फोन कट गया. तो मैंने कहा हेलो 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 अंकल, आप लाइन पे हैं? बोले हाँ 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 मैं लाइन पे हूं,
और मैं तो बड़ा सोच में पड़ गया हूं कि आपके बारे में जितना मैंने सुना था पवन जी, आपको उससे ज्यादा पा रहा हूं मैं। और आपने तो, मुझे तो लग रहा था कि आप कहोगे कि ठीक है, मैं सोचता हूं, मैं अपने ग्रुप वालों से पूछ के बताऊंगा, जो पास्ट गवर्नर्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनसे बात करूंगा। और आपने तो तुरंत ही हां कर दी। तो मुझे अपने फादर की एक बात याद थी जो मैंने उनसे कही। मैंने कहा, फादर हमारी एक बात कहा करते थे, वो कहते थे कि इंसान को, प्रत्येक इंसान को ऊपर वाले ने दिमाग देके भेजा है और उसका इस्तेमाल उसे करना चाहिए। मैंने कहा, ये इलेक्शन मेरे पास गवर्नर्स नहीं लड़ रहे हैं, ये इलेक्शन मैं लड़ रहा हूं। मुझे पता है कि जो बात आपने कही उसमें कुछ गलत नहीं है, तो मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे मेरे पिताजी ने कहा है कि अपना दिमाग जरूर इस्तेमाल करना, हर बात पूछने की जरूरत थोड़ी है। और फ्रेंड्स, उन्होंने इतना, मतलब वो सिर्फ रोए नहीं फोन पे, बाकी बहुत भावुक हो गए वो। और उसके बाद नॉमिनेटिंग कमेटी का हमारा रिजल्ट आया और अपने, हमारी एक जो अंडरस्टैंडिंग थी उसके अनुरूप फिर कोई चैलेंज नहीं हुआ, कोई इलेक्शन नहीं हुआ, एंड द इलेक्शन वाज डन एंड द सिलेक्शन वाज डन। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये बैड ब्लड होता है ना, ये गलत है। ऊपर के लोग भी जब आते हैं ना, आरआई डायरेक्टर्स आते हैं या टीम ऊपर की टॉप के लोग आते हैं ना, तो वो जब शिक्षा देते हैं तो वो भूल जाते हैं कि वो खुद भी तो फॉलो नहीं करते हैं। उनके इलेक्शन में तो हम लोग देखते हैं यही सब गंदगियां होती हैं। तो हमें इसे बदलना पड़ेगा, बदलना चाहिए। और जब हम इतने अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, जब हम अरोड़ा जी जैसे व्यक्ति को सम्मानित करते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह के कार्य हो रहे हैं, विश्वास मानिए डाउन द लाइन सारे रोटेरियंस ये इलेक्शन के प्रोसेस के बाद जो गंदगी होती है उसको अच्छा नहीं मानते हैं, हमारी अच्छी इमेज नहीं बनती है। तो मेरा अनुरोध है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं इस इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें। और कोई, मैं ये नहीं कहता कि चलिए चैलेंज ना करें, इलेक्शन भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। इलेक्शन तो खैर है ही, अब नॉमिनेटिंग कमेटी तो खत्म ही हो गई है। इलेक्शन हो, फिर उसके बाद की फर्दर प्रक्रिया, कंप्लेंट लिखना आरआई में कि इसमें कैंपेनिंग हुई, कैनवेसिंग हुई, ये बांटा गया, वो बांटा गया, तो देखिए ये सब करना फिर शोभा नहीं देता। हमें ग्रेसफुली रिजल्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। सो विद दैट आई थॉट आई शुड शेयर दैट विद यू। मुझे उम्मीद है कि इस चीज को आपके यहाँ जरूर जरूर लागू किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, गॉर्डन एक बात और कहते हैं। गॉर्डन कहते हैं कि मतलब उनका एक छोटा सा था कि यू कैन स्टार्ट स्मॉल बट यू हैव टू थिंक बिग। सो फ्रेंड्स, मैं यहां पर 15 मिनट ही दिए, ज्यादा समय लूंगा नहीं मैं, क्योंकि अब आपके खाने के बीच में बस मैं हूं और अरुण मोंगिया जी हैं। तो मैं अपनी बात जल्दी समाप्त करूंगा और अरुण भाई फिर अपनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स देंगे। फ्रेंड्स, एक छोटी सी, मैं दो बातें आपसे करूंगा, दो छोटी छोटी कहानियां सी बताऊंगा, जिसमें एक सच्ची कहानी है, दूसरी भी सच्ची है लेकिन वो थोड़ा बैक में जाके है। ये पिछले वर्ष की कहानी है फ्रेंड्स। 6, 7, 8 मई शायद हमारी असेंबली मानेसर में समाप्त हुई थी, 6, 7, 8 मई, और 8 मई को हम लोग काशीपुर वापस आ गए थे। तो 9 मई को हम लोग सुबह पति पत्नी चाय पीते हैं, तो 9 मई को मैं और प्राची हम लोग बेड टी ले रहे थे, चाय पी रहे थे। तो हमने अचानक कन्वर्सेशन में बात आई, प्राची ने कहा कि 1 जुलाई को चार्ज लेना है आपने, तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहिए, कोई अच्छा प्रोजेक्ट करना चाहिए, कोई धमाकेदार प्रोजेक्ट करना चाहिए, एक धमाका सा होना चाहिए, एक माहौल बनना चाहिए डिस्ट्रिक्ट में। और बहुत समय हो गया एक बढ़िया माहौल बने। तो ये बात इनकी मुझे स्ट्राइक करी, मैंने कहा बिल्कुल करना चाहिए, क्या किया जाए, क्या होना चाहिए। तो ये आया कि रोटरी के 117, 118 वर्ष के इतिहास में पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है जेनिफर जोन्स, तो क्यों ना उनके सम्मान में कुछ किया जाए। तभी हमने एक प्रोजेक्ट सोचा और उसकी नींव एक बड़ी प्रोजेक्ट की। उसका प्रोजेक्ट का नाम था कन्याश्री, जिसमें हमने कन्याओं को बाइसिकल्स दी। फ्रेंड्स, आप डेट याद रखिएगा, मैं आपको तैराना चाहता हूं उन तारीखों से और आपको बताना चाहता हूं नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो 9 मई को हमने सोचा कि ये कन्याश्री का प्रोजेक्ट करते हैं।
और ये हुआ कि 1 जुलाई को करना है। अब अपने 5-6 लोगों से बात की, उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो, 1 जुलाई, अभी 9 मई है, आप कह रहे हो साइकिलें बांटनी है, साइकिलें अरेंज करनी पड़ेंगी, फिर पैसा कहां से आएगा? हमने कहा पैसा हम रोटेरियन से ही लेंगे। हमने साइकिल की कीमत नेगोशिएट की, 4250 रुपए की एक साइकिल पड़ रही थी विद कंप्लीट रोटरी ब्रांडिंग और अच्छी क्वालिटी की साइकिल, एक कंपनी की साइकिल 4250 रुपए की। तो हमने कहा कि हम रोटेरियंस को हमने मैसेज देंगे कि भाई आप 1 साइकिल, 2 साइकिल, 5 साइकिल या 10 साइकिल स्पॉन्सर कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो हमने ये स्कीम बनाई कि सरकारी स्कूलों की कन्याओं के लिए कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की हम ये साइकिल देंगे। ये एलिजिबिलिटी है, सरकारी स्कूल होना चाहिए, कन्या होनी चाहिए और कक्षा 9 से कक्षा 12, क्लास 9 टू क्लास 12 तक की वो स्टूडेंट होनी चाहिए। ये हमने 3 कंडीशंस रखी। एंड फ्रेंड्स, हमने प्रेसिडेंट्स को, जो मेरे टाइम के प्रेसिडेंट्स जो 1 जुलाई को चार्ज लेंगे, अभी 9 मई को उनके पास कोई चार्ज नहीं है, हमने उन सबको मेल्स लिखी, मैसेजेस करे, पूरा ग्रुप बना रखा था। हमने कहा ये प्रोजेक्ट हमको करना है। फ्रेंड्स, मई जून स्कूल बंद होते हैं और सरकारी स्कूल तो पक्का बंद होते हैं। स्कूल बंद हैं, उनको बेनिफिशियरीज की लिस्ट लेनी है, उनको पैसा अरेंज करना है, उनके पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, उनके पास कोई पावर नहीं है फाइनेंशियल, प्रेसिडेंट्स के पास अभी तक। 1 जुलाई को आने वाली है और हमने क्या डेडलाइन रखी? हमने रखा कि 10 जून तक अपने को लिस्ट चाहिए साइकिल्स की। क्यों चाहिए? क्योंकि साइकिल वाले ने कहा था कि 20 दिन में साइकिल डिलीवर करूंगा मैं। तो हमें 25 जून तक साइकिल पहुंचानी है। कहां पहुंचानी है? 19 शहरों में अपने डिस्ट्रिक्ट के। और कहां से आनी है? लुधियाना से आनी है। लुधियाना से साइकिल जानी है, 19 शहरों में जानी है, डिसमेंटल्ड कंडीशन में जानी है, वहां जाके स्टोर होनी है और उसके बाद वहां लोकली असेंबल होनी है। और उसके बाद 1 जुलाई को 19 के 19 शहरों में जहां प्रोग्राम होने हैं वहां डिलीवर होनी है और सारे बच्चों को इकट्ठा करके बंटनी है। और इनवाइट किसे किया हमने? चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड काशीपुर हमारे मेन प्रोग्राम में, इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ यूपी आगरा में, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ यूपी अलीगढ़ में, स्पीकर ऑफ यूपी असेंबली कानपुर में और एनवायरमेंट मिनिस्टर बरेली में। इन सबको इनवाइट कर लिया। अब सोचिए आप, 10 जून तक लिस्ट आनी है, स्कूल बंद हैं, 15 जून तक पैसा आना है और साइनिंग अथॉरिटी नहीं है प्रेसिडेंट्स के पास। सबने कहा यह प्रोजेक्ट फेल है, होगा ही नहीं। मेरे पास तमाम फोन आए कि इस प्रोजेक्ट को 1 जुलाई की जगह हमारी बात मानो तो 15 जुलाई कर लो, खुश रहोगे, सुखी रहोगे। लेकिन हमने कहा नहीं, प्रोजेक्ट तो 1 जुलाई को ही होगा। तो शाहरुख खान की उस पिक्चर का डायलॉग याद आता है कि अगर किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उससे मिलाने में। फ्रेंड्स, यही हुआ। आप सोचिए कि हमने सोचा था कि 500 साइकिल कर लेंगे काल्टा जी तो इट विल बी अ बिग अचीवमेंट, और हमें नहीं पता कि वो कब 500 से 800, 1000, 1200, 1500, अल्टीमेटली 2100 साइकिल पे मुझे रोकना पड़ा कि अब साइकिल देने वाले ने मना कर दिया है, उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। मैंने पहले उसे 1000 साइकिल का ऑर्डर करा था, फिर 1500 का करा, फिर 2000 करा, फिर उसने हाथ खड़े कर दिए। उसका फोन आया कि जी मैं नहीं कर सकता अब ये। हमने 2100 साइकिल डिस्ट्रीब्यूट करी, सारी साइकिल्स हमने सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करी, सब जगह भेजी। पूरी साइकिल का करीब करीब हमारा 85-86 लाख का टोटल अमाउंट बैठ रहा था। वो एक एक पैसा मेरे पास आया। एंड फ्रेंड्स, एक फोन रात को 11:30 बजे मेरे पास आता है अलीगढ़ से कि सर वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी। बोले सर मैं एक रोटेरियन बोल रहा हूं अलीगढ़ से, आपके डिस्ट्रिक्ट से, और मैं हमेशा गुप्त दान करता हूं और आपका ये साइकिल वाला प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं 25 साइकिल देना चाहता हूं। तो मैंने कहा जी नाम आपका? बोले जी वाह जी वाह, मैंने कह रहा हूं गुप्त दान करता हूं, आप नाम पूछ रहे हो। तो मैंने कहा जी साइकिल तो नहीं है। तो इतना मायूस वो व्यक्ति था कि मैं साइकिल नहीं दे पा रहा हूं। फ्रेंड्स, जहां हम 500 साइकिल की बात कर रहे थे, वो व्यक्ति 25 साइकिल देने को अकेला बात कर रहा था। मेरे पास साइकिल इंग्लैंड से हमारे किसी ना किसी रोटेरियन के साथी, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहां से हमारे पास लोगों ने साइकिलें कमिट की। तो फ्रेंड्स, कोई CSR ग्रांट नहीं, कोई ग्लोबल ग्रांट नहीं,
डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने एक नया पैसा नहीं दिया, किसी कॉरपोरेट ने एक नया पैसा नहीं दिया। हमारे डिस्ट्रिक्ट के सारे रोटेरियंस जिन्होंने कभी 10, 15, 20 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट नहीं किया था, लगभग 1 करोड़ का वह प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ रोटेरियन के पैसे से पूरा हो गया, कहीं से कोई ग्रांट नहीं। तो मैं तो ये समझता हूं कि अगर आप ठान लो, कोई भी प्रोजेक्ट सोच लो, तो जरूर पूरा होता है। फ्रेंड्स, मेरी 27 साल की सोशल लाइफ है और मैं अभी तक एक स्टेटमेंट छोड़ के जा रहा हूं आपके पास, और तमाम यंग प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज यहां पर होंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, क्लब ऑफिसर्स, एक बात आपसे शेयर कर रहा हूं कि आज तक अपनी लाइफ में मैं ऐसे किसी अच्छे सोशल सर्विस के प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहा हूं जो धन की कमी की वजह से पूरा नहीं हो पा रहा हो। धन की कमी आड़े आ रही हो, ऐसे एक भी प्रोजेक्ट का मुझे आज तक इंतजार है, नहीं हुआ कभी ऐसा। और फ्रेंड्स, हमारे तो शास्त्रों में हमारे कितने ज्ञानी पंडित लोग हुए हैं जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं, वो तो लिख गए हमारे शास्त्रों में। उन्होंने क्या लिखा शास्त्रों में? तन, रूबी भाई, तन, मन और सबसे अंत में धन। नहीं तो वो लिखते, अगर धन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता तो धन, तन, मन लिखते, या धन, मन और तन लिखते। उन्होंने लिखा है तन, मन और सबसे अंत में धन, क्योंकि धन सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तन, जो हम रोटेरियन देते हैं, तन लगा के कार्य करते हैं, जुट जाते हैं कार्यों में, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। और दूसरे पे होता है मन, और हम सभी रोटेरियंस तो कितना मन लगा के काम करते हैं। तो जब हम तन लगा के काम करते हैं और मन लगा के काम करते हैं, तो क्या धन स्वतः हमारे पीछे नहीं आएगा? आप कोई भी प्रोजेक्ट बना लीजिए फ्रेंड्स, लेकिन बड़ा बनाइए। गॉर्डन कहते हैं, अगर आपने सोचा है कि मुझे 500 बेनिफिशियरीज के लिए कोई काम करना है, तो क्यों नहीं 5000, क्यों नहीं 50,000? अब सोचिए तो सही, यू कैन डू इट। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे 5 कंप्यूटर लैब्स बनानी है, एक कंप्यूटर लैब में 4 लाख 5 लाख रुपए लगते हैं, 25 लाख की, क्यों नहीं 50, क्यों नहीं 100? हम अपनी सोच को संकुचित कर लेते हैं, हम अपनी सोच को बांध लेते हैं, उसे खुला करने की जरूरत है फ्रेंड्स। एंड बिलीव मी कि जब कोई व्यक्ति देखता है कि कोई काम करने वाला है, कोई अच्छा काम होने वाला है, तो पैसा तो हमेशा पीछे आता ही आता है, हमेशा आता है। सो फ्रेंड्स, गॉर्डन की ये बात मुझे लगा मुझे आपको कन्वे करनी चाहिए। और अब एक आखिरी बात, मुझे लग रहा था रमन भाई शायद घड़ी देख रहे हैं, बस 5 ही मिनट लूंगा रमन भाई। एक आखिरी बात, और मैं ये बात करना चाहूंगा, एक पौंड रख देते हैं अपनी नाव में, तो सब मछुआरों ने अपनी अपनी नाव में पौंड रख लिए, पानी भर लिया, उसमें फ्रेश मछली पकड़ी, पौंड में डाली, और मछली वो तैर रही है, और फिर 2 घंटे बाद वो आके किनारे पे और वो मछली बेच ली। लेकिन यहां समस्या खत्म नहीं हुई। अब क्या होता था कि मछली जब पौंड में डाली तो तैर रही है, लेकिन जब किनारे पे आ रहे हैं तो उनको 2 घंटा लग गया, 1.5 घंटा लग गया, मछली थक जाती थी और वो तैरना बंद कर देती थी। तो फिर जो तैरती नहीं थी तो उसकी फ्रेशनेस कम हो जाती थी। अब जैपनीज तो बड़े पर्टिकुलर होते हैं, उनको फिर से टेस्ट में फर्क आने लगा। बोले जो मछली एक्टिव रहती है उसका टेस्ट अलग ही है, ये जो पौंड में मछली स्टेल हो जाती है, रुक जाती है, ठहर जाती है, इसके टेस्ट में मजा नहीं आ रहा। अब फिर से उनको पैसे कम मिल रहे थे, अब मछुआरे बड़े परेशान, बोले भाई क्या किया जाए। सो फ्रेंड्स, अब एक नई तरकीब सोची उन्होंने उस पौंड के अंदर एक छोटी सी शार्क को डाल दिया। अब वो शार्क जब पौंड में रहती थी तो वो मछलियां तैरती ही रहती थी, मछलियां रुकती ही नहीं थी, क्योंकि सबको अपनी जान का डर था। अब उस शार्क की वजह से 1%, 2% मछलियां कम हो जाती थी, क्योंकि शार्क कुछ मछलियों को खा जाती थी, लेकिन जो बाकी 98% मछलियां थी वो बिल्कुल फ्रेश होती थी, उनका टेस्ट बिल्कुल फ्रेश बढ़िया मछली वाला टेस्ट होता था, और वो जैपनीज को पसंद था, तो उनका रेट अच्छा मिलता था, तो समस्या का समाधान हो गया। सो फ्रेंड्स, लेसन इससे ये है कि हम लोग, ये मिस्टर हुबर्ट ने कहा है, बड़े फेमस थिंकर हुए हैं, कि ये इंसानियत, इंसान की भी फितरत है कि वो जहां चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होता है वहां ज्यादा फ्रेश रहता है, ज्यादा एक्टिव रहता है, ज्यादा काम का होता है। तो हम सबको सोचना है, स्पेशली द प्रेसिडेंट्स एंड सेक्रेटरीज, डू वी हैव शार्क इन अवर टैंक?
जरूरत है कि हमारे टैंक में भी एक एक शार्क हो, जिससे कि हम लोग भी एक्टिव रह सकें, फ्रेश रह सकें और बढ़िया से बढ़िया काम कर सकें। मैं यहां पास गवर्नर्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये शार्क थोड़ा अलग टाइप की होती हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो यहां आपको ऐसी शार्क रखनी है। देखिए, हर क्लब में कोई ना कोई मेंबर्स होते हैं जो कुछ ना कुछ चैलेंज करते हैं प्रेसिडेंट को या टीम को, तो हमेशा से उनको निगेटिव मत लीजिए। दे माइट बी योर शार्क, दे माइट कीप यू फ्रेश, they might keep you energetic and active. So try to respect them and try to understand how can they help you in keeping you energetic. So friends, तालियां थोड़ी थोड़ी सी बजती हैं, मैं देखता हूं बीच बीच में आप लोग बजा सकते हो। इससे पहले मैं समअप करूं, मुझे किसी ने कहा, कई लोगों ने कहा मुझे थोड़ा सा एंडाउमेंट के बारे में, और चेतन साहब ने भी कहा था। फ्रेंड्स, एंडाउमेंट में एक ही बात कह सकता हूं, एंडाउमेंट से बढ़िया उपयोगी और जिसे कहते हैं ना रिटर्न देने वाला कोई स्कीम है ही नहीं रोटरी फाउंडेशन में। शायद रमन जी मेरी बात से आप एग्री करेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपके यहां तो बड़ी शिकायत है एंडाउमेंट को लेकर लोगों के मन में। जिन लोगों ने बना दिए वो नाखुश हैं, तो उसके लिए सोल्यूशन है मेरे पास और मैं आपको देना चाहता हूं। पहले तो आप समझ लीजिए सभी प्रेसिडेंट्स कि एंडाउमेंट है क्या। एंडाउमेंट $25,000 आपने इकट्ठे करने हैं। $25,000 किसी एक व्यक्ति ने देने हैं ऐसा जरूरी नहीं है, दे सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। एक व्यक्ति को कम से कम $1,000 जरूर देने हैं, यानी कि 25 लोग मिलकर $25,000 इकट्ठे कर लें। तो 25 लोग मिले, $25,000 इकट्ठे हुए, आपने एंडाउमेंट बना दिया। अब आप इसका चमत्कार देखिए, इस एंडाउमेंट का चमत्कार देखिए। रोटरी फाउंडेशन इसको इन्वेस्ट करती है, उनके यहां पूरी एक टीम है इन्वेस्टर्स की जो अपनी बुद्धि से निर्णय करते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं, और उसकी जो अर्निंग्स होती हैं उसका एक शेयर, एक पार्ट जो लगभग 50% होता है, वो आपके डिस्ट्रिक्ट में आता है डीडीएफ में। अब यहां से मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं कितना आता है। पहले साल में लगभग 900 से $1,000, $100-150 कम भी हो सकता है। फिर ये बढ़ता चला जाता है क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट किया है वो बढ़ रहा है, उसका रिटर्न आ रहा है, रिटर्न पे फिर इन्वेस्ट कर दिया, फिर रिटर्न आ रहा है। आप समझ सकते हैं जो सीएज हैं यहां पर और जो फाइनेंशियल मैटर जानते हैं, रिटर्न बढ़ रहा है। अगले साल वो आएगा $1,200, फिर $1,300, फिर $1,400, $1,700, $2,000। जैसे जैसे समय बीतेगा बढ़ता चला जाएगा वो। ये बात यहीं खत्म नहीं होती है। रुपया 83 का है आज, 3 साल बाद ये 85 आ जाएगा, 7 साल बाद ये 87 हो जाएगा, 10 साल बाद ये 90 हो जाएगा, और आपका जो रिटर्न आ रहा है वो डॉलर में आ रहा है और आपको जो मिल रहा है वो रुपए में कन्वर्ट होकर मिल रहा है। शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे। फ्रेंड्स, 8 से 9 साल में आपका $25,000 पूरा वापस आ जाएगा इंडियन रुपीस में। अगर आपने आज अगर आपने $25,000 का मतलब से 21 लाख रुपए दिए तो 9 साल बाद 21 लाख रुपए वापस आ जाएंगे। 8 या 9 साल में पूरे वापस आ जाएंगे। और फिर क्या होगा? खत्म? नहीं, ये हर साल आते रहेंगे। उसके बाद ता उम्र आएंगे, जब तक रोटरी जिंदा है तब तक आएंगे। एक बार आपने $25,000 बना दिया एंडोमेंट, 8 से 9 साल में पूरा वापस आ गया और उसके बाद ता उम्र आता रहेगा। है कोई ऐसी स्कीम? है कोई ऐसा सिस्टम? अब समस्या कहां है? समस्या है कि हमारे यहां प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लान बना हुआ नहीं है। हमारे यहां एक प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाया है। क्योंकि ये एंडोमेंट कंपैरेटिवली नई चीज है इसलिए नहीं बना, मैं समझ सकता हूं, लेकिन अब वक्त आ गया है। जो भी इस डिस्ट्रिक्ट के कर्णधार हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन 5-6 लोगों को देख रहा हूं जिनके बूते पे पूरा डिस्ट्रिक्ट चल रहा है, जो लगातार चला रहे हैं इसको। अब ये उनकी जिम्मेदारी है, करना तो आप ही को है। अब तो इसका एक सिस्टम बना दीजिए कि भैया जिस क्लब का भी इस तरह से आएगा, हम उसका हर साल, तो वो शायद हर साल प्रोजेक्ट बना ले, ऐसा संभव नहीं होता है। तो भैया हम ये कहते हैं कि आप 3 साल में एक ग्लोबल ग्रांट कीजिए और आपके 3 साल का इकट्ठा एंडोमेंट डीडीएफ में जो आएगा $3,000, वो आपको हम दे देंगे उस ग्लोबल ग्रांट में। और या हम डिस्ट्रिक्ट ग्रांट करेंगे तो उसमें से दे देंगे। तो ये कमिटमेंट मेरे ख्याल से रमन जी होना चाहिए, जिससे अगर ये हो जाता है
तो मैं समझता हूं कि एंडोमेंट में बहुत बढ़ोतरी होगी। एक और आखिरी बात एंडोमेंट से रिलेटेड, इसको आप टॉपअप भी कर सकते हैं। $25,000 का है तो आप मनचंदा जी उसको आप $30,000 भी कर सकते हैं, अगले साल 35 कर लीजिए, 50 कर लीजिए, आपके हाथ में है, जितना चाहे बढ़ा दीजिए इसको आप। तो सोचिए आपके डिस्ट्रिक्ट का, मैं अभी हिस्ट्री बताता हूं क्या होने जा रहा है। 10 एंडोमेंट पता चले मुझे हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपका डिस्ट्रिक्ट गवर्नर तो 4-5 साल बाद माला माल ही रहना है, इतना एंडोमेंट का पैसा आना है, इतनी अर्निंग्स आनी है। 10, मुझे अमाउंट नहीं पता कितना है, मैं समझता हूं 4 या 5 लाख डॉलर होगा। तो आप सोचिए उस 4-5 लाख डॉलर का कितना पैसा हर साल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के पास आएगा डीडीएफ में। सो फ्रेंड्स, इट्स अ वंडरफुल टूल। कई बार हम लोग उसको सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, इसलिए कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपके एंडोमेंट्स डेफिनेटली और बहुत अच्छे बनेंगे। 1.5 दिन की कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से शुरुआत हुई, जिस तरह से डिस्कशंस हुए, जैसे स्पीकर्स यहाँ पे थे, जिस तरह की बातें यहाँ पे हुई, मैं समझता हूँ बहुत ही सार्थक रहा। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि लग के और एज अ टीम लीड करते हुए अरुण मोंगिया जी, देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा रूबी भाई, मेरे ख्याल में हम सब लोग खड़े होके एक बार डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अरुण मोंगिया जी के लिए और चारू मोंगिया जी के लिए जोरदार ताली हम सबको बजानी चाहिए। ये गूंज बहुत दूर तक जानी चाहिए। आप में से कितनों को पता है कि ये 1 हफ्ते से वायरल फीवर से डाउन थे अरुण मोंगिया जी? कल तो इनकी आवाज भी नहीं निकल रही थी, परसों जब मैं यहां पर आया हूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अरुण भाई कमाल कर दिया आपने, बहुत शानदार आयोजन, बहुत दिल से आपने ये सारा किया। एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं वो मैं आप सबसे कहूं कि कई बार हम सोचते हैं कि हम इन सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेज में, असेंबलीज में जाते हैं तो क्या होता है, क्या मिलता है। मैं कहता हूं ऐसी जगह से अगर आप एक चीज भी काम की ले गए, एक चीज, तो आपका उस सेमिनार में, उस कॉन्फ्रेंस में अटेंड करना सार्थक हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि इस 1.5 दिन में जरूर हम में से प्रत्येक कोई ना कोई एक चीज तो जरूर काम की लेके जा रहा होगा या जाएगा या जाएगी। तो थैंक यू सो मच। मैं अपनी बात को, कुछ पंक्तियां मुझे बहुत पसंद हैं और ये कहीं से घूम के मेरे पास आई और ये भगवान ओशो की हैं। तो मैं ओशो को कभी कभी सुनता हूं, तो मैं एक बार सुन रहा था तो ये कुछ पंक्तियां कही उन्होंने, तो मैंने फिर नोट कर लिया इसको। और वो कुछ पंक्तियां इस तरह की हैं, मैं ध्यान चाहूंगा आपको कि भगवान ओशो कहते हैं कि, और खासकर जितने भी मेरे प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज मुझे दिखाई दे रहे हैं इस वर्ष के या आने वाले वर्ष के, देखिए रोटरी तो चलती ही प्रेसिडेंट से है, तो मैं उनको संबोधित करना चाहूंगा, उनको समर्पित करना चाहूंगा ये पंक्तियां कि प्राण लेकर आज लहरों में उतरना ही पड़ेगा, प्राण लेकर आज लहरों में उतरना ही पड़ेगा। चाहते यदि तुम नया जीवन, नया यौवन, नया मन, आज बाहों में उमड़ता सिंधु भरना ही पड़ेगा। तुम नया विश्वास लेकर पग बढ़ाओ आज अपना, तुम नया इतिहास लेकर दृढ़ उठाओ आज अपना। तुम हिमालय के सृजन हो, सिंधु की गहराई ही क्या, आज पंखों में असीमित व्योम भरना ही पड़ेगा। पार करना चाहते हो इस गरजते सिंधु को यदि, प्राण लेकर आज लहरों में उतरना ही पड़ेगा, प्राण लेकर आज लहरों में उतरना ही पड़ेगा। कोई और ऑल्टरनेट नहीं है। सभी प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज, आने वाले प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज, प्राण लेकर लहरों में उतरना ही पड़ेगा, तभी जो आपने सोचा है, जो आप चाहते हो, वो आप अचीव कर पाओगे। मुझे और प्राची को यहाँ, आज तीसरा दिन है, जो सम्मान तो देखिए होता है एक अलग, लेकिन जो प्यार आप लोगों से मिला है वो आंखों से पता चलता है, वो दिल से दिल तक पहुंचता है, वो वाकई में उसको यहाँ पर बताया नहीं जा सकता। सो मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि आप सभी का इंतजार रहेगा मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट में। कभी आप लोग आइए उधर 3110, जिस तरह से खूबसूरत आपका डिस्ट्रिक्ट है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत खूबसूरत जगह हैं। तो आप सबका मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग उधर आएँ, अपने अपने क्लब के प्रोग्राम्स बनाएं और कहीं ना कहीं हम लोग फिर मिलेंगे। मैं एक छोटा सा एक यहाँ पर कुछ हम गिफ्ट्स लेके आए हुए हैं जो मैं देना चाहूँगा। मुझे लगता है कि हमारे राजपाल जी अगर यहाँ पर हों, भैया वो, अच्छा प्लीज़ अगर ये स्टेज तक आ जाएं। प्राची,
और सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अरुण मोंगिया जी और चारू जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, प्लीज। एक बहुत प्यारा शख्स और उनकी स्पाउस यहाँ बैठे हुए हैं और आपको आपके डिस्ट्रिक्ट को वो अगले वर्ष लीड करेंगे। और मेरा और प्राची का सौभाग्य है कि ये हमारे एड, इतने प्यारे एड हमको प्रोवाइड किए गए। तो मैं बुलाना चाहूँगा डीजीई राजपाल सिंह जी को और इंद्रवीर कौर जी को। प्लीज़ आप आइए। द लीस्ट हमारे अपने साथी, मेरे अपने बैचमेट वेद प्रकाश कल्टा जी, वीना कल्टा जी, प्लीज़ मैं बुलाना चाहूँगा आपको स्टेज पे। वीना वीना जी शायद नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, वेद प्रकाश जी आप ही आइए। शिमला से आवाज आई है। सभी रोटेरियंस, किसी ने कहा बहुत समय पड़ा है, यही वहम सबसे बड़ा है। तो आप सभी लोगों को इस बात की बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना अच्छा कार्य किया है, लेकिन समय कभी भी ज़्यादा नहीं होता। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बाकी के 5 महीने बचे हुए हैं उसमें भी लग के इसी प्रकार से कार्य होंगे और ये डिस्ट्रिक्ट ज़रूर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां तो बनती हैं। आप लोग नैनी पेपर्स लिमिटेड द्वारा हाल ही में राजकीय प्राथमिक विद्यालय जैतपुर घोसी काशीपुर हूं कि फ्रेंड्स, ये फिल्म रोटरी इंटरनेशनल तक पहुंची है और इसमें हमने सीएसआर, काफी लोग यहां पर, मैं अभी आपके डिस्ट्रिक्ट में राजपाल जी से ही बात कर रहा था और अरुण भाई से भी, सीएसआर का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। मेरे 1.3 मिलियन डॉलर का जो मेरा कलेक्शन हुआ था उसमें 800 to 900,000 वो सीएसआर कलेक्शन थ्रू सीएसआर। तो एक हमने प्रोजेक्ट किया था, सरकारी स्कूल था, खराब हालत में, जर्जर अवस्था में, उसका हमने पूर्ण जीर्णोद्धार, कंप्लीट रेनोवेशन किया है। 2.5 मिनट की फिल्म है, मैं चाहता हूं आप जरूर देखें किस तरह से हमने इसमें काम किया। और एक स्कूल में लगभग 26-27 लाख रुपए लगे हैं। तो हम क्या करते हैं कि छोटा मोटा काम करते हैं, कभी कॉपी पेंसिल बांट दी, कभी कोई बेंचेस दे दी, कभी कोई वाटर कूलर दे दिया, कभी कोई कंप्यूटर दे दिया, और फिर जाते हैं स्कूल में, कहते हैं यार ये स्कूल तो वैसा का वैसी है, क्योंकि हमने कभी पूरी तरीके से काम किया ही नहीं है, तो वो स्कूल तो वैसे ही रहेगा। तो जब भी कहीं किसी सरकारी स्कूल में आपको काम करना हो तो ये वे टू गो है, आप ऐसा कार्य कर सकते हैं और ये सीएसआर ग्रांट से कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी है एंड्रिट्स, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने ऑनलाइन इस फिल्म को देखा था और उन्होंने कहा कि एक स्कूल के लिए पैसा हम देते हैं, और $40,000 मेरे टाइम पे उन्होंने सीएसआर से दिया। इंडिया में जो उनका ऑफिस था वहां से दिया उन्होंने सीएसआर में, सिर्फ खाली इस फिल्म को देख के। तो मैं चाहता हूं कि ये फिल्म आप लोग देखें और अगर आप कहेंगे तो मैं इसे फॉरवर्ड भी कर दूंगा आपको, प्लीज।